तो आप इसको करें, है ना, बार बार ये ज़्यादा झमेला नहीं है। लेकिन अगर आप इसको भी करना चाहते हैं तो आप कर लें, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी समस्या है, कैसे भी करें, मुझे ज़्यादा पसंद आया। तो मेरा सजेशन ऐसा होगा कि भाई आप इसके अकॉर्डिंग चेक करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अभी कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, कहाँ हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, यहाँ पे हम चेक करना सिखा रहे हैं। अभी कंस्ट्रक्ट करना अलग सिखाएंगे, ठीक है ना, वो अलग है, वो हम सिखा देंगे आपको, ठीक है। हाँ, अब हम अगर अभी मैंने जस्ट बोला कि उल्टा कर दिया जाए तो, मतलब मैंने बोला कि ये ज़रूरी नहीं है, मैंने एक बात अभी बोली रिमार्क्स के तौर पे, क्या बोला कि अगर वी मेरा क्या है हार्मोनिक कॉन्जुगेट है किसका, ऑफ यू का, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यू भी मेरा क्या होगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा किसका, वी का। तो अब इस पर क्लेम करते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि यू इज़ ए हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ वी, ठीक है। अब इस पर क्लेम कर लेते हैं। तो अगर ये मेरा हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है तो मतलब अब मुझे प्रूव करना है वी प्लस आयोटा यू प्रूव करना है, यू वी प्लस आयोटा वी यू, है ना, इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग बी एनालिटिक फंक्शन, तब मैं कहूँगा कि यू मेरा क्या होगा, इज ए हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ वी इन सम डोमेन डी। बात क्लियर हो रही है। तो अगर ऐसा है तो इसके अकॉर्डिंग रियल पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, तो रियल पार्ट मेरा ये हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग रियल पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, तो रियल पार्ट मेरा ये हो गया, ये रियल पार्ट हो गया और ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स वो कितना आएगा, 2y आ गया, फिर डेल वी अपॉन डेल वाई वो कितना आ गया, 2x आ गया, ठीक है। फिर अगला डेल यू अपॉन डेल एक्स वो कितना आ गया, 2x आ गया, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई वो कितना आ गया, 2 माइनस 2y आ गया। हमारा क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल होना चाहिए डेल यू अपॉन डेल वाई के, ठीक है, एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स सॉरी डेल वी अपॉन डेल वाई वो क्या होना चाहिए, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स के होना चाहिए, क्योंकि अब इसके अकॉर्डिंग हमें CR इक्वेशन बनाने हैं ना, इसके अकॉर्डिंग अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग बनाने CR इक्वेशन, तो ये बनना चाहिए CR इक्वेशन। क्या ये सेटिस्फाई होता है, पहले देखते हैं क्या इसके इक्वल हो रहा है। भाई इक्वल तो नहीं हो रहा, डज नॉट इक्वल, क्यों, क्योंकि ये प्लस में और ये क्या है माइनस में, तो दोनों इक्वल तो है नहीं। अब ये भी इक्वल नहीं हो सकता, ये वाली कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी नहीं करेगा, तो ये दोनों नहीं कर रहे हैं, मतलब CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो CR इक्वेशन, ठीक है, आर नॉट सेटिस्फाइड। इस पॉइंट को एक बार और बता दूं, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कैसे ले लिया। भाई अब मैंने जहाँ पे यू था मैंने वहाँ वी कर दिया, जहाँ वी था वहाँ मैंने यू कर दिया है, ठीक है। मैंने क्या किया, जहाँ वी था मैंने वहाँ यू किया, जहाँ यू था मैंने वहाँ वी कर दिया, और इस फंक्शन को चाहे एफजेड की जगह पे फाई जेड मान लो, कोई नया फंक्शन मान लो, और मैं इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, भाई आप दिखाना चाहते हैं यू इज़ ए हार्मोनिक फंक्शन। देखो जब ऐसा होता है फंक्शन मेरा यू प्लस आयोटा वी, तब मैं कहूँगा कि वी इज़ ए हार्मोनिक फंक्शन ऑफ ऑफ यू एक्स वाई, है ना, ऐसा होगा। लेकिन अगर फंक्शन ऐसा हो रहा है कि एफ जेड वी प्लस आयोटा यू, तो मैं कैसा कहूँगा भैया कि यू इज़ ए हार्मोनिक फंक्शन ऑफ वी एक्स वाई। ये हो गया। समझने वाली बात ये है कि इसके अकॉर्डिंग CR इक्वेशन होते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये होते हैं। लेकिन जब इसके अकॉर्डिंग मैं CR इक्वेशन से अपनी बात करूंगा, ठीक है ना, समझना, कोई बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हो, ठीक है, डिस्कस कर सकते हो मुझसे, है ना। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग अपनी बात कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन जहाँ यू वहाँ वी कर देना, जहाँ वी वहाँ यू कर देना, तो हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई, एंड ठीक है डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये हो गया। तो ये आपको चेक करना रहेगा। तो क्या ये दोनों ऐसा हो पा रहा है, पॉसिबल हो पा रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आप देख पा रहे हैं कहाँ पॉसिबल हो पा रहा है। तो मतलब ये है कि हमारा CR क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि एनालिटिक नहीं, अगर ये एनालिटिक नहीं है तो मतलब फिर ये पक्का हार्मोनिक भी इसका नहीं है, सॉरी हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी इसका नहीं है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी इसका नहीं होगा। ठीक है, उससे भी करोगे तो यही क्वेश्चन उसमें भी तो सेटिस्फाई कराना पड़ता है, तो कहाँ हो जाएगा यार। ठीक है ना, तो कर लेना। कोई दिक्कत हो बताओ भाई। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं ना, दोनों मेथड समझ में आ गए। ठीक है, तो मैंने क्या क्या सीख लिया अभी तक वो सीख लेते हैं, फिर हम भैया 2-4 बातें और सिखाएंगे आपको हम। ठीक है, तो मैंने ये सीखा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हार्मोनिक फंक्शन कैसे दिखाते हैं, वो सीखा आपने। हार्मोनिक फंक्शन
कि हार्मोनिक फंक्शन कैसे दिखाना है, तो आप बोले कि उसके रियल पार्ट, ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या कर दो, उसमें लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करा दो। उन दोनों में क्या होना चाहिए, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करा दो, ठीक है। लाप्लास इक्वेशन क्या करा दो, सेटिस्फाई करा दो, तो मैं कहूँगा वो फंक्शन कैसा होगा, मेरा हार्मोनिक फंक्शन होगा। यानी ऐसा फंक्शन जिसका रियल पार्ट, देखो फंक्शन ले लिया वो एनालिटिक फंक्शन है और उसका रियल इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे, तो मैं कहूँगा वो हार्मोनिक फंक्शन हो गया। एक बात ये हो गया क्लियर। दूसरा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको सिखा दिया है कि अगर कैसा वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है तो कैसे क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फिर मैंने एक थ्योरम इसमें बताई, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बताई मैंने, ठीक है। थ्योरम ये कहती है कि भैया जी अगर यहाँ पे पहला कंसेप्ट ये है कि अगर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, राइट, वो क्या है, टू बी एनालिटिक, टू बी एन एनालिटिक, ठीक है, एनालिटिक, तो मैं कह सकता हूँ, तो यहाँ से दोनों इफ़ ओनली इफ़ का केस होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि V इज़ ए हार्मोनिक फंक्शन ऑफ U। तो ऐसा हुआ। फिर मैंने एक ये भी नोट अपना सीख लिया, रिमार्क सीखा। क्या मेरा रिमार्क का क्या नोट था भाई, नोट ये था कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर V मेरा V इज ए हार्मोनिक फंक्शन ऑफ U, ऐसा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि U इज ऑलवेज हार्मोनिक फंक्शन ऑफ V, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो इज नॉट हार्मोनिक लिख सकते हो, है ना, ऑलवेज हार्मोनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ कह नहीं सकते, मे भी हो सकता है, बोल सकते मे भी, है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो आई थिंक इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं, एग्जाम्पल भी आप देख चुके हैं। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे यार, क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। कुछ बातें और क्लियर कर लेते हैं कि अब हम लोग किसी एक रियल पार्ट से उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, तो ये भी सीख लो, तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए U मेरा दिया गया, तो U दे रहा है, तो वो हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करना है, तो हार्मोनिक फंक्शन तो प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे कि डेल स्क्वायर U अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर U अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिखा दें, 0। तो मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन कैसा है मेरा, U एक्स वाई कैसा है, हार्मोनिक फंक्शन है, इज हार्मोनिक फंक्शन, फिर मेरा हार्मोनिक फंक्शन हो जाता है, ठीक है। ये तो कहानी क्लियर हो गई। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट फंक्शन निकालना है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले आप क्या करेंगे, डीवी करेंगे, तो वो क्या आएगा मेरा, तो आ जाएगा मेरा डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स और प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई, ठीक है। ऐसा करें आप, बात समझ में आ रही है। अब क्या करना है आपको, पहला काम तो ये हो गया भाई, इससे इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे, बातें याद रखना, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको निकालेंगे, लेकिन हम लोग इंटीग्रेशन करने से पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्ट फॉर्म इसका होता है या नहीं, तभी आप करेंगे। तो एग्जैक्ट फॉर्म कैसे चेक करते हैं, देखो हम चेक करते हैं, बताते हैं कि CS मतलब ये जो हमारा फार्मूला है वो ट्रू होता है कि नहीं होता है, ठीक है। हम कर सकते हैं उसका इंटीग्रेशन बोथ साइड की, नहीं कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग अपने CR इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, बिकॉज हमने ऐसा बोल सकता है, मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं कि इसका कॉन्जुगेट भाई निकालने वाले हैं। अगर एक कॉन्जुगेट निकालने वाले हैं तो पक्की बात CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता होगा भाई। U का कॉन्जुगेट फंक्शन निकालने वाले हो आप, तो मतलब है कि एनालिटिक फंक्शन रहा होगा, ठीक है, तभी तो आप कॉन्जुगेट निकाल पा रहे हैं ना। और अगर आप कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, मतलब एनालिटिक फंक्शन रहा होगा, तो एनालिटिक फंक्शन रहा होगा तो मतलब CR इक्वेशन पक्का सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। अगर वो CR इक्वेशन पक्का सेटिस्फाई कर रहा है तभी तो आप ये पॉइंट अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। तो CR इक्वेशन वो पक्का सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब ये कि डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं, अगर सिंपली बात करें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू होता है डेल वी अपॉन डेल वाई एंड
डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू होता है माइनस का डेल वी अपान डेल एक्स, ये होता है। तो इसके जगह पे ये अप्लाई कर लें और इसके जगह पे ये अप्लाई कर लें, क्या दिक्कत रखेंगे इसमें। तो डी वी मेरा कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा इसके जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, भाई फॉर्मूला यही है आपका, ठीक है ना। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इंटीग्रेशन कब कर सकता हूँ, मतलब मैं कब बोल सकता हूँ ये फॉर्मूला मेरा ट्रू है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो डेल वी अपान डेल एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, माइनस डेल यू अपान डेल वाई डी एक्स, और प्लस इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स डी वाई। फिर एग्जैक्ट फॉर्म अपना क्या होता है, अपना होता है एग्जैक्ट फॉर्म भैया, एम डी एक्स और प्लस एन डी वाई से कंपेयर करेंगे तो एम इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ, तो एम इक्वल टू यहाँ पे हुआ डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस का एन इक्वल टू यहाँ पे हुआ डेल यू अपॉन डेल एक्स, राइट, ऐसा हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मैं इसमें एक्स रिस्पेक्ट में कर देता हूँ तो ये मेरा हो जाता है डेल एम अपान डेल एक्स इक्वल टू हो जाता है माइनस डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। इधर कर लेता हूँ तो हो जाता है डेल एन अपॉन डेल वाई इक्वल टू यहाँ से हो जाता है डेल स्क्वायर यू अपान डेल, ठीक है, तो हो जाता है डेल वाई स्क्वायर। अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, मैंने आपको अभी एक बात बोली, आप हार्मोनिक फंक्शन को डायरेक्टली निकालने वाले हैं, तो पक्की बात है कि जैसे मान लो कि किसी फंक्शन, मान लो एफ जेड, भाई तुम्हें क्लियर कर देता हूँ बहुत अच्छे से, ये मान लो कोई फंक्शन है बी एन एनालिटिक फंक्शन, अगर ये मेरा एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, तभी हम कह सकते हैं ना कि वी इज़ अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू। क्लियर हो रहा है, हम फार्मूला बनाना चाहते हैं, हम सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, हम सब निकालना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन को मतलब भूलना नहीं है, कंडीशन वही याद रखनी है। तो ये मेरा क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, तो हम तब कहेंगे कि मेरा वी इज़ अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू। अच्छा मैंने दो कंसेप्ट आपको बताए हैं, ठीक है, तो जब मेरा वी इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा तो आपको दो कंडीशन है, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, एक क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो, और दूसरा लाप्लास, है ना, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई, मतलब हार्मोनिक फंक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका हार्मोनिक फंक्शन होना है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मतलब ये सिंपल सी बात है भाई, होना इंपॉर्टेंट क्या है, होता होगा, हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाई होता होगा, वो कैसे होगा वो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वो हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाई कैसे होता होगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब फार्मूला बना रहे हैं ना कि आप कैसे फार्मूला, तो मैंने कंसिडर करके ये फार्मूला बनाया डी वी इक्वल टू ये। अब हम ये बता रहे हैं कि वैलिड है या नहीं, तो उसके लिए हमारा सबसे बड़ा बेस्ट मेथड क्या है, ये वैलिड तभी होगा फार्मूला जब, समझना मेरी बात को, इसी पॉइंट को, क्योंकि हम ये बात कह रहे हैं कि ये मेरा इसका हार्मोनिक फंक्शन है, मैं निकाल रहा हूँ, जो निकाल रहा हूँ वो है, मतलब प्रूफ नहीं करना, ये है, ये गिवन है, ठीक है, आप फार्मूला बना रहे हैं, तो मतलब ये हुआ कि आप अगर फार्मूला बना रहे हैं तो मतलब पक्का ही बात है कि वो हमारा लाप्लास इक्वेशन भी सेटिस्फाई करता होगा। कहने मतलब ये इसी बात को हम बताने के लिए इतना घुमाव फिराव कर रहे थे, ठीक ना, तो वो लाप्लास इक्वेशन भी क्या करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा। अगर वो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो पक्की बात है कि हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, भाई सारी कंडीशन छूटनी नहीं चाहिए भाई, एक ही फंक्शन में सारी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए ना, तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई करो भैया। तो यहाँ से ये क्या है, अगर वैल्यू देखोगे तो ये क्या है, इधर एक्स स्क्वायर यार, सॉरी वाई स्क्वायर इधर सही है, ये मैंने गड़बड़ किया है यहाँ पे, ठीक है, y था, वाई स्क्वायर तब होगा जब y के रिस्पेक्ट में आप करेंगे, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, तब यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना, सुधार लो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, अब सही है। तो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पे आप रखेंगे भैया, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, इसकी वैल्यू डेल एम है, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, डेल एन है, तो मतलब कुल मिला के डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये मेरी प्रूफ हो गया। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला वैलिड तभी होगा जब आप ये पहले देखेंगे, ठीक है, तभी आप इसमें डायरेक्टली करेंगे। अच्छा करने का एक इशू और इसमें आता है, मैं आपको बता देता हूँ, पहले समझ लो। तो एग्जैक्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट फॉर्म, इसी को बोलते हैं एग्जैक्ट फॉर्म इसका, तो एग्जैक्ट फॉर्म होना उसका ज़रूरी है, ठीक है। तो आप आराम से डायरेक्टली कंसिडर कर सकते हैं क्या उसका
हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं आराम से। मैं आपको कंसिडर करके भी दिखाऊंगा, 2-4-10 क्वेश्चन भी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इसको अब कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमारे सामने बातें क्या आ गई, हमारे सामने ये बातें आ रही हैं कि हमने क्या लिया था, हमने ये ले लिया कि डेल डी वी ले लिया, वो जो कि था हमारा क्या था, वो था डी वी अपॉन डी एक्स, सॉरी डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। इसको मैंने इस फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो डी वी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है, डी एक्स और प्लस डेल यू हो गया ये डेल यू। फिर क्या हो गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स डी वाई, ये हो गया। और विद एग्जैक्ट फॉर्म इसका क्या है बेटा, तो यहाँ से एग्जैक्ट फॉर्म निकालते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट फॉर्म मेरा ये है, तो क्या होगा, डेल एम अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो ये पूरी कहानी ख़त्म होती है, ठीक है। इस सारी कहानी को मैंने समेट के 1-2 लाइन में लिख दिया। ऐसा कर सकते हैं जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, वी निकालेंगे, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन कर दें। लेकिन इधर का कोई एक इशू थोड़ा होता है, इधर का ये इशू है कि आप जब इधर करेंगे ना, तो जिस टर्म में, ठीक है, एक्स कंटेन करता होगा वो टर्म आपको क्या कर देना है, लेना नहीं है, छोड़ देना है। वो टर्म क्या कर देना है, छोड़ देना है। यानी कि इधर लेने का एक रूल है, ठीक है। आप किस टर्म को छोड़ेंगे, टर्म इन विच, ये रूल है, ठीक है। इन विच क्या रूल है कि जिस टर्म में एक्स मेरा कंटेन करता हूँ, एक्स कंटेन करता हो। तो ये सिंपल सी लैंग्वेज आप अपने मन में दिमाग में रख लेना थोड़ी बहुत, कि आप इसमें वही लिखेंगे टर्म, जो टर्म हमारे क्या कर रहे होंगे, एक्स कंटेन उसमें ना कर रहा हो, ठीक है। उस टर्म को आराम से लिखें भाई, टर्म वाइज आप देख लें। तो जिसमें एक्स मेरा कंटेन नहीं कर रहा होगा उस टर्म को लिखेंगे, बाकी सब मतलब कि सॉरी उस टर्म को छोड़ देंगे, बाकी सब लिखेंगे। जिस टर्म में एक्स कंटेन करता होगा उस टर्म को छोड़ देंगे, बाकी सब आप लिखेंगे, ठीक है। और इसका हो जाएगा डी वाई। तो ये है मेरा वी निकालने का फार्मूला। आई थिंक क्लियर हो चुका है, पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। अभी हम लोग इसका यूज भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा। अब मैं आपको बता दूं, एक चीज़ और पॉइंट बता दूं, फिर इकट्ठा सारे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर सारे क्वेश्चन एक साथ ही डिस्कस होंगे, अपने जितने भी क्वेश्चन है ना, सब एक क्वेश्चन एक साथ। अगला जो पॉइंट ये है, रेगुलर फंक्शन, वही है कॉन्जुगेट फंक्शन, ठीक है। सॉरी कॉन्जुगेट बोल रहा हूँ, एनालिटिक फंक्शन। तो कंस्ट्रक्ट करना सीख लो इसको। तो क्या है प्रॉब्लम भाई, तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको फंक्शन बनाना है, यानी कि आपको u गिवन होगा। पहले 2 केस हैं। पहला केस जब गिवन होगा, मिलियंस मेथड लगा रहा हूँ, ठीक ना, गिवन होगा क्या, u x y गिवन होगा, तो कैसे करेंगे। और दूसरा पॉइंट है जब मेरे पास गिवन होगा क्या, वी एक्स वाई, तब कैसे करेंगे, बात समझना। तो यू एक्स वाई गिवन होगा, तो हमें करने का मेथड क्या है, पहला क्या करेंगे, इसको एक्स रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, डेल यू अपन डेल एक्स, और जहाँ x है वहाँ z रख देंगे, और जहाँ y है वहाँ 0 रख देंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम क्या मानेंगे, इस फंक्शन को हम मान लेंगे फाई z का मान 0, फाई 1, ठीक है। एंड फिर इसका हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर वही काम, जहाँ मतलब कि x होगा वहाँ z रख देंगे, और जहाँ वो होगा y होगा वहाँ 0 रख देंगे, ठीक है। पुट क्या करना है इसमें, पुट ये साथ साथ करना है कि x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0, और इसको मान लेंगे हम लोग फाई 2, और ये हो जाएगा z कामा 0। इतना तो कर लोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। अब मुझे निकालना है यहाँ पे एफ जेड, वो कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे, फाई 1 z कामा 0
डी जेड उसके लिए रख दोगे, इसके लिए उठा के जो भी आएगा रख देना, ठीक है। और माइनस आयोटा, अब यहाँ पे देख लेते हैं फाइव टू जेड का 0 डी जेड और प्लस सी। अच्छा ये मेरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये कांस्टेंट जो है मेरा वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और वो रियल भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी मेरा कांस्टेंट है, कुल मिला के कांस्टेंट जान लो तो कांस्टेंट है मेरा। ये तो था जब मेरा u गिवन हो, ठीक है। तो ऐसा फार्मूला, जब मेरा v गिवन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही काम, डेल v अपॉन डेल y पहले निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको मानेंगे साइन डेल v अपॉन डेल y निकालेंगे और इसको क्या मानेंगे साइन साइन 1 जेड का 0। यहाँ पे वही होगा कि x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0 रखेंगे, लेकिन रूल ऐसा कुछ होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि अब इसको हम लोग याद रखना है जेड का 0 रखने पर ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि साइन 2 निकालना है हमें, जेड का 0 हो गया और ये हो जाएगा डेल v अपॉन डेल y डेल x और जेड का 0, मतलब जहाँ x वहाँ जेड रख दो और जहाँ y वहाँ 0 रख दो, ठीक है। तो ऐसा मेरा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए, एफ जेड चाहिए, तो एफ जेड इक्वल टू मेरा क्या बन जाएगा, तो एफ जेड इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन 1 जेड का 0 डी जेड और प्लस आयोटा साइन 2 जेड का 0 डी जेड और प्लस सी डैश। तो इसका ये फॉर्मूला बन जाता है। तो बताइए कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूले दोनों नोट कर लीजिए, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि पुट क्या करना है, x इक्वल टू जेड पुट करना है, y इक्वल टू 0 पुट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि इसमें x रिस्पेक्ट में करते हो उसको फाई 1 मानते हो, यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जिसमें y रिस्पेक्ट में करते हो वहाँ फाई साइन 1 मानते हो, ठीक है ना। और कहानी सिमिलर चलती है दोनों की, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चाहे u दे और चाहे v दे, हम लोग इससे निकाल सकते हैं। अच्छा ये जो होगा ना वो एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा आपका फिर, और कहने मतलब एनालिटिक फंक्शन है ये मेरा। तो इसका u जो होगा वो क्या होगा, u और v निकाल लेंगे भाई, यहाँ से v और u भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो v मेरा क्या होगा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा किसका, u का। मतलब ये है कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट तुम्हें निकालना है, तुम्हें ज़्यादा पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। तुम एनालिटिक फंक्शन भी डायरेक्टली निकाल लो, निकालने के बाद वहाँ से आप डायरेक्टली हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कौन किसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब समझ में आ गया आपको, कोई डाउट है तो बताओ मुझे, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो पूरा क्लियर हो चुका है ना, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन u x v सारा है, देखो मैंने मर्ज कर दिया, एक ही में सब मिक्सअप कर दिया, ठीक ना। लास्ट में कि आप फंक्शन भी निकाल लेते हैं तो डायरेक्टली आप वहाँ से पता लगा सकते हैं कि कौन किसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। क्वेश्चन करेंगे फिलहाल, अभी इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि इफ़ u इक्वल टू हमारा a की पावर x x cos y माइनस y sin y, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, और हमें एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। मैं इसको देखो 2-3 तरीके से लगा सकता हूँ। फिलहाल मैं आपको जनरल वे में आपको बताता हूँ क्या क्या करना है। पहला तो काम है कि आप क्या कर सकते हैं, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकाल लें, यानी v निकाल लें और इसमें रख दें तो भी आपका निकल आएगा, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। मैं उससे भी बताऊंगा, एक क्वेश्चन उससे भी बताऊंगा, क्योंकि उससे भी सीखना तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाँ उससे कैसे करेंगे, ठीक है। और दूसरा मेथड ये है कि हम अभी मिलेंस मेथड जो अभी हमने सीखा वो लगा लें, ठीक है। उसमें जो है उसको अप्लाई कर लें और आराम से अभी इसको जितने भी क्वेश्चन है मिलेंस मेथड लगा लेंगे। तो एक क्वेश्चन उस मेथड से भी लगाएं ताकि आप सीखें, है ना, अच्छे से सीखें और जाने कि हाँ इस मेथड का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। तो सब कुछ सीखें इसमें आप लोग। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारा काम है कि u इक्वल टू क्या है भाई, उसको लिखो, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले हम लोग इस सेकंड का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो कहिए क्या है भाई, तो u इक्वल टू मेरा क्या है, u इक्वल टू a की पावर x, ठीक है, x cos y और माइनस y sin y मेरे पास है। मुझे क्या करना है, उसमें मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए dv इक्वल टू माइनस डेल u अपॉन डेल y, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपका है dx प्लस डेल u अपॉन डेल x dy, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट फॉर्म चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो फॉर्मूला बनाने समय इसलिए चेक किया गया था कि फॉर्मूला हमारा वैलिड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो वो वैलिड था क्योंकि वो क्या कर रहा था, हार्मोनिक फंक्शन का जो केस होता है, ठीक है, वो सेटिस्फाई कर रहा था, यानी कि लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सीखा। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि भाई जैसे कि डेल यू अपन डेल वाई है, डेल यू अपन डेल एक्स है, तो ये वैल्यू चाहिए मुझे, तो वैल्यू निकालूंगा। तो डेल यू अपन डेल वाई चाहे तो एक बार इसका वाई रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे डेल यू
अपॉन डेल वाई कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वाई रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो एक्स है मेरा एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन वाई, राइट, और ये हो जाएगा मेरा माइनस साइन वाई और माइनस का वाई कॉस वाई, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसी को हम कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, अब इसको कर रहे हैं एक्स रिस्पेक्ट में। तो जब एक्स रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या नहीं होने वाली है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट एंड सेकंड का अप्लाई हो कर लेंगे, तो e की पावर एक्स डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, ठीक है। और जब इधर करेंगे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा मात्र कॉस वाई, बिकॉज अब ये हो जाएगा मेरा 0, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इधर, ये मेरा आ गया, चीज़ हो गया। अच्छा इसमें एक चीज़ देखो, इसको और थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये पावर एक्स हो गया, और यहाँ से देखो कॉस वाई इसमें मिल रहा है कॉमन, तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 और कॉस वाई और माइनस वाई साइन वाई, ये चीज़ एक बात समझ में आई ये चीज़, ठीक है। यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा वो समझना है तुम्हें। यहाँ से ये समझना है कि यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई, क्या बताया है था कि इंटीग्रेशन जब आप करेंगे माइनस डी यू डेल यू अपॉन डेल वाई और डी एक्स और प्लस, और जहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स और यहाँ पे डी वाई, मैंने आपको बताया था वो टर्म जिसमें एक्स कंटेन करो टर्म लिखना है। तो यहाँ पे देखो एक्स तो पूरे में कंटेन कर रहा है ना, तो ये टर्म ही पूरा नहीं लिखेंगे, मतलब ये टर्म हो गया पूरा 0, इसमें लिखना ही नहीं है, तो ये टर्म तुम्हारा ड्रॉप हो जाएगा ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कहानी क्या मिलने वाली भी मेरे पास, तो डी वी हटा दो यहाँ से v, तो यहाँ से मुझे एक कहानी मिलने वाली है कि v इक्वल टू इंटीग्रेशन, माइनस है तो ये सारे प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दोगे, तो e की पावर x हो गया और x साइन y हो गया और प्लस साइन y हो गया और प्लस y कॉस y हो गया। ये बात ध्यान देना, मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देना है इस बात को। मैंने क्या बताया, इसमें जिस टर्म में x कंटेन करेगा, जिस टर्म में x कंटेन करेगा वो टर्म आपको यहाँ नहीं लिखना है, डू नॉट कंटेन, ठीक है। ये टर्म में एक रीजन होता है, यही हमारा इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि जिस टर्म में आपका x कंटेन करे वो टर्म ही आपको यहाँ नहीं लिखना है। तो इस टर्म में देखो x कंटेन ही कर रहा है, अगर मान लो e की पावर x ना होता तो मात्र इसको जैसे ड्रॉप कर लेते, ठीक है, तो सारे टर्म लिख देते, जिसमें x कंटेन करे उसको ड्रॉप कर देते, बाकी सारे टर्म इसमें लिख देते। लेकिन इसमें देखो ध्यान से, तो ये पूरे टर्म में तो आपको x कंटेन कर रहा है, तो मतलब ये पूरा टर्म ही छोड़ देंगे आप, तो कुछ ऐसा आपका यहाँ पर व्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट मेरा और ये हो जाएगा मेरा सेकंड। भाई इसको बताने का बस एक ही मेरा रीज़न था कि आप इसको सीखें, इसको समझें, जो हमने आपको अभी बात बोली थी उसको समझ पाएँ, ठीक है। तो वही करेंगे, सॉरी इसको फर्स्ट मान लो आप, इसको मान लो सेकंड, ठीक है। तो करते हैं ज़रा, तो यहाँ से हो जाएगा v इक्वल टू, आराम से कर लो कोई दिक्कत नहीं, की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो तो डायरेक्टली करते हैं हम। तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर एक्स साइन वाई प्लस साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई, ठीक है, माइनस e की पावर x साइन वाई, यही तो आएगा, सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। मैंने डायरेक्टली कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको आगे और सॉल्व, e की पावर x दोनों में कॉमन ले लेते हैं और डायरेक्टली और सॉल्व करते हैं, तो आई थिंक ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो बचेगा वो क्या राइट, मतलब जो बचेगा उसको यहाँ राइट कर रहा हूँ, तो v इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर, e की पावर x साइन वाई, और ये टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचेगा प्लस का y कॉस वाई, ठीक है, कॉस वाई। आई थिंक यार क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो ये प्रॉब्लम थी हमारी कि हम इस पॉइंट को नहीं समझ पाएंगे, तो फिर ये दिक्कत है भाई। तो ये पॉइंट हमारा ये है कि जिस टर्म में एक्स कंटेंट, टर्म तो जानते हो ना क्या होते हैं टर्म, तो जिस टर्म में आपका एक्स कंटेंट करेगा उस टर्म को आप यहाँ पर लिख नहीं सकते, ये बात आप याद रखना बस। ये इसमें मेन लॉजिक था, बाकी इसमें कोई लॉजिक नहीं। तो वी हमारा निकल आया है, ये क्या होगा, ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा किसका, यू का। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट तो फंक्शन मैंने निकाल लिया, यू वी क्या है मेरा हार्मोनिक कॉन्जुगेट है किसका, यू का। और क्यों है तो मैंने आपको ये बता दिया था, क्योंकि हमने फार्मूला, ये फार्मूला तभी बनेगा जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एग्जैक्ट वाली तभी बना है ये, ठीक ना। तभी ये मतलब कि इसमें दो रूल लगे हैं, एक तो वो रूल लगा है हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाला, सॉरी हार्मोनिक फंक्शन वाला रूल, यानी कि लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई, और दूसरा लगा है कि CR इक्वेशन, तो दोनों रूल लग रहे हैं। इसीलिए जो बनेगा वी, क्योंकि जो वी का फॉर्मूला बना है वो दोनों रूल को लगा के बना है, तभी हम इसको बोल रहे हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट डायरेक्टली, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो वी क्या होगा, वी इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू, तो डायरेक्टली मैं इसको बोल सकता हूँ। अभी मुझे क्या निकालना है, अभी मुझे निकालना फंक्शन, तो एफ जेड निकालना है। ये क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी होता है, तो इसमें रख देंगे यू मेरा कितना है, यू मेरा ये है e की पावर x, ठीक है, x
कॉस वाई और माइनस वाई साइन वाई, ये हो गया। और प्लस आयोटा वी, वी मेरा कितना है ए की पावर एक्स, एक्स कॉस वाई सॉरी साइन वाई, एक्स साइन वाई और प्लस वाई कॉस वाई हो गया। और प्लस से एज ए कांस्टेंट आप लेकर चलें, कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी आप लेकर चलें, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आई थिंक क्लियर हो गया, कोई डाउट हो तो बोलो भाई। अब हमें क्या करना है, आई लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, आई सी हो जाएगा क्योंकि पूरे का सी ना इधर प्लस सी। तो बताओ भाई कोई दिक्कत यहाँ तक, प्लस सी लगा लो, प्लस सी। चलो यहाँ हमारे पास ये है कि अब क्या करने वाले हम, तो लोग देखो ए की पावर एक्स मिल रहा है कॉमन, तो ले लो ए की पावर एक्स कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स कॉस वाई, ठीक है, और प्लस वाई सॉरी माइनस वाई साइन वाई। अब यहाँ पे देखो प्लस आयोटा एक्स साइन वाई और प्लस आयोटा वाई वाई कॉस वाई। आई थिंक यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है वो समझ लेते हैं, तो इसको रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एफ जेड इक्वल टू ए की पावर एक्स। अब भाई आप क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, इस वाले टर्म को एक्स लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो एक्स लेते हैं कॉमन, तो यहाँ हो जाता है कॉस वाई और प्लस आयोटा साइन वाई हो जाता है, ये हो गया। माइनस यहाँ पे देखें, इसमें हम ऐसा करते हैं, माइनस को लिख सकते हैं प्लस का आई स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कौन मिल रहा है आई वाई, क्या कौन मिला आई वाई, तो आई वाई मैंने कॉमन ले लिया इसमें, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा कॉस वाई और प्लस का आयोटा साइन वाई। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ो। तो यहाँ से हो सकता है इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, तो की पावर एक्स कॉस वाई और प्लस आयोटा साइन वाई और एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। ए की पावर एक्स, ये मेरा क्या है ए की पावर आई वाई और ये क्या है मेरा एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। इसको करेंगे तो ए की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। इधर से करेंगे तो ए की पावर जेड और ये बन जाएगा जेड, और प्लस जो चल रहा था उसको लिखते जाओ भाई। प्लस में क्या चल रहा था आई सी आई सी आई सी और आई सी, तो इसको लिखते जाओ भाई, प्लस आई सी, ये हमारा कांस्टेंट है तो प्लस का आई सी, तो ये मेरा एफ जेड आ गया। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस नॉर्मल कैलकुलेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेन ये टॉपिक था तो मेन हमने ये समझा दिया, बाकी इंटीग्रेशन करना आपको आता है, फंक्शन में रख के इधर उधर कॉमन लेकर फैक्टर करना सबको आता है, कर लेंगे, है ना। तो कोई डाउट यहाँ तक इस क्वेश्चन में, कोई डाउट? तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन को, भाई ये था कंसेप्ट था हार्मोनिक कॉन्जुगेट को डायरेक्टली निकालने का, और हमने ये भी आपको बता दिया अगर हार्मोनिक कॉन्जुगेट आपको पता है और रियल वैल्यू भी, रियल पार्ट भी आपको पता है तो दिक्कत नहीं है। रियल पार्ट, अच्छा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रियल पार्ट आपको है, इसका इमेजरी पार्ट निकालो, तो इमेजरी पार्ट निकालो मतलब हार्मोनिक कॉन्जुगेट ही निकालो बोल रहा है, ठीक है। इमेजरी पार्ट मतलब हार्मोनिक कॉन्जुगेट आपको बोल रहा है निकालने के लिए, कोई दिक्कत है कि नहीं है? आई थिंक नहीं है, ठीक ना। तो रियल पार्ट इमेजरी पार्ट निकालना आपको, रियल पार्ट से इमेजरी पार्ट आपको निकालना आ गया, या फिर बोल सकते हैं कि कॉन्जुगेट पार्ट आपको निकालना आ गया रियल पार्ट का, ठीक है। दूसरी बात है कि रियल पार्ट जब इमेजरी पार्ट आपको पता है तो फंक्शन को कंसिडर कैसे करते हैं वो भी आपको पता चल गया। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड मिलिन्स मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। मिलिन्स मेथड ये बोलता है कि अगर कोई रियल पार्ट आपको दिया गया या फिर कोई इमेजरी पार्ट आपको दिया गया है तो वहाँ से उनका मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं रियल और इमेजरी के अलग अलग दो मैंने बताए थे कैसे से ना, कि रियल दिया हो या इमेजरी दिया हो गिवन हो तो कैसे निकालेंगे। तो उसके फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, उस फंक्शन से हम लोग रियल पार्ट भी अलग कर सकते हैं, इमेजरी पार्ट भी, मतलब रियल हो चाहे इमेजरी अलग अलग दिए जाएंगे तो जो फंक्शन बनेगा तो फंक्शन से रियल भी निकाल सकते हो, इमेजरी भी निकाल सकते हो। आई नो निकाल सकते हैं हम लोग, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रख के, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो नेक्स्ट मेथड है ना उससे भी आप कॉन्जुगेट ऑफ हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी निकाल सकते हो, ठीक है। और रियल दिया गया तो इमेजरी निकाल सकते हो, इमेजरी दिया गया तो रियल निकाल सकते हो, तो मतलब सारी सिचुएशन उसमें क्रिएट जो होंगी तुम्हारे लोग की वो सब दूर हो जाएंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो सॉल्व कर लेते हैं पूरा, ठीक है। अब हम लोग जो देखेंगे मेथड वो मिलिन्स मेथड होगा और उसी मेथड से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये मेथड आपने समझा है, देखा है, थोड़ा वो मेथड शॉर्ट होता है इससे, है ना, तो उसको देख लेते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्यूशन थर्ड का। इसमें भी आपका दे रहा है u इक्वल टू दे रहा है, क्या दे रहा है भाई, वाई क्यूब माइनस 3x² वाई। ये जो हार्मोनिक फंक्शन आपको ऐसा प्रूव करना है, तो पहले इसको हार्मोनिक फंक्शन प्रूव कर लेते हैं भैया। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3 टू जा 6xy। फिर डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3y² और माइनस का 3x²। यहाँ से हो गया, यहाँ से डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल x² निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का भाई x रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस का 6y हो गया। यहाँ तक हो गया। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल y² इधर से कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कितना, y के रिस्पेक्ट में करें तो 0 हो गया, तो डायरेक्टली 6y आ गया। दोनों का सम कर लो तो ठीक है, देयरफॉर तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल x² और प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल y² इक्वल टू 0, मतलब लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो मैं कहूँगा, सो इम्प्लाई दैट, मैं कहूँगा हार्मोनिक फंक्शन है, u इज़ हार्मोनिक फंक्शन। एक बात तो हमने प्रूव कर डाली, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, डिटरमाइन द हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट देख लेते हैं। निकालने के दो तरीके हैं, एक तो आप dv से निकाल सकते हैं, ठीक है। dv से कैसे निकालेंगे वो भी हमने आपको जस्ट अभी बता दिया था, उससे भी निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट मेरा मेथड होता है, अभी हम जो बताने वाले हैं उससे भी निकाल सकते हैं। तो किससे निकालना चाहोगे आप, जिससे मन उससे निकालना, ठीक है। अब मैं ये भी सेकंड मेथड भी क्लियर करने वाला हूँ, तो उसको निकाल लें, क्योंकि एफजेड भी निकालना तो निकाल लें डायरेक्टली। तो कैसे निकालेंगे आप, तो उसके लिए मैं मेथड बता रहा हूँ आपको कि भैया इसका डेरिवेटिव कर ही लिया है ना, इसका डेरिवेटिव कर ही लिया है यहाँ से, ठीक है। इसको रफ कर लो। अब ये पॉइंट मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट के लिए मैं ये पॉइंट क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, इनका कोई यूज़ नहीं, क्योंकि लाप्लास क्यों सेटिस्फाई हो गया तो हार्मोनिक फंक्शन हो गया, हार्मोनिक फंक्शन का काम खत्म, ठीक है। यहाँ तक गेम खत्म। अब गेम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूँगा, तो मैंने क्या बोला था कि φ1 z, 0 इक्वल टू, यानी x इक्वल टू जेड रख देंगे, y इक्वल टू 0 रख देंगे, तो हो जाएगा -6 और z इंटू 0 मतलब कुल मिला के 0 आया, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, डेल, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, φ2 z, 0, ठीक है। φ2 z, 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जहाँ y है वहाँ पे 0, जहाँ पे z, जहाँ पे x है वहाँ पे z रख दो, तो यहाँ से हो जाएगा -3z²। फॉर्मूला क्या होता है मेरा, तो फॉर्मूला हो जाता है fz इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, φ1 z, 0 dz माइनस इंटीग्रेशन आयोटा होता है यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेशन φ2 z, 0 और dz। चलो भैया रखो इसमें, ये तो पार्ट हो गया 0, क्योंकि ये 0 है तो बचा ये मात्र, तो माइनस आयोटा लगा लो इधर भैया, आयोटा, ठीक है। इधर से जरा क्लियर करो तो ये हो जाएगा -3z², तो भैया माइनस माइनस प्लस 3 कर लो बाहर, z² dz, तो हो गया 3i और z² को होता है z³ और प्लस c, i लगा लो चाहो तो, है ना। तो कॉन्स्टेंट से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे प्लस c होता है तो ci भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लगा लो, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें आई है, नहीं आई है, तो इधर से ये मेरा कहानी हो गया। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे रियल इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि 3i और x प्लस आयोटा y का होल क्यूब प्लस ci, यहाँ से करके यहाँ से ऐसे कर लो, ठीक है। ci ना रखो यार, ऐसे आई रहने दो, है ना। कहने मतलब कांस्टेंट v के साथ जाएगा, तो इसी v के लिए, v के साथ रखने के लिए i की जरूरत पड़े तो i लगा लेना, i की जरूरत ना पड़े तो ना लगाना, ठीक है। क्योंकि u दिया गया है तो u के करस्पॉन्डिंग c नहीं जाना चाहिए, तो किसके करस्पॉन्डिंग c जाना चाहिए, v के करस्पॉन्डिंग c जाना चाहिए। तो जैसे मतलब v का अगर v में वाले पार्ट में i आ रहा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, c के साथ i लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो v के साथ c जा पाएगा, मतलब जा पाएगा। कहने मतलब समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी कांस्टेंट हम वैसे अपने यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल अब इसका होल क्यूब खोल लेना, खोलने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेना। तो करें कि कर लोगे, एक कर देते हैं ना, तो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो 3 आयोटा, यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब यानी a³ प्लस b³, है ना, वैसा पूरा लगाओगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस i y³ और प्लस 3xi y,
एक्स स्क्वायर आई वाई, तो 3i लिख लो यार ऐसे, 3i एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया। फिर पॉइंट देखना, पॉइंट टू पॉइंट मैं पकड़ रहा हूँ, ठीक ना। फिर यहाँ से क्या होगा भाई, ये हो जाएगा माइनस, वेरी गुड, माइनस का मेरा यहाँ पे हो जाएगा 3xy स्क्वायर, ठीक है। और ये क्लोज कर लो और ये प्लस का c हो गया। चलो इधर करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका fz इक्वल टू, यानी कि fz इक्वल टू, यहाँ से हो गया आपका 3i से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें पूरे में 3i से, तो हो जाएगा 3i एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब, और माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और 3y क्यूब, ठीक है, 3y क्यूब। अब यहाँ से देख लेते हैं, तो 3 3 या 9 करते जाना साथ साथ ना, 3 3 या 9 माइनस का 9 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 3 3 या 9, 3 3 या 9 आई, और क्या हो जाएगा ये हमारा एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, और प्लस का सी, 3y क्यूब। हमें चाहिए क्या, ये 3y क्यूब। एक चीज़ हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, जेड क्यूब बाई 3 होना चाहिए यार, मेहनत बढ़ गई मेरी। 3 मैंने नहीं किया, तो 3 से 3 मेरे कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा हट जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने थोड़ा मिस्टेक कर दी, आप भी सुधार लें थोड़ा, वही मैं ध्यान दे रहा हूँ कि थोड़ा 3 कहाँ से एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि रियल पार्ट जो है वही आएगा। देखो रियल पार्ट अगर मेरा ये है तो वहाँ पे भी वही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, कहने मतलब ये है। तो उसी से मैंने देखो यहाँ पे अपनी मिस्टेक पकड़ी कि मैंने मिस्टेक कहाँ की, कहने का मतलब समझ आई नहीं आई, तो रियल पार्ट वहीं से भी वही आएगा। तो देखो हमने ये मिस्टेक की थी, क्योंकि इसका क्यूब हो जाएगा अपॉन भी 3 आएगा, तो हमने मिस्टेक कर दिया था। तो देखो मुझे वहाँ से समझ में आ गया था मैंने मिस्टेक किया, क्योंकि रियल पार्ट यही आएगा जो यहाँ पे है, कहने मतलब रियल पार्ट यही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो मिस्टेक ये थी, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई जो किया है, इसमें 3 3 हटा दो, 3 ये हटेगा 3, यहाँ पे आएगा 3, वही हो जाएगा 3, आई थिंक क्लियर। तो हटाओ भाई, वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, ये हो गया, ठीक है। ये रियल पार्ट हो गया मेरा, अलग कर लिया, आई ले लेंगे कॉमन, तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, ओ आई की देखो यहाँ पे जरूरत पड़ी, मैंने पहले बताया था ना, इमेजरी पार्ट आपको निकालना है, तो इमेजरी पार्ट के लिए क्या चाहिए, आई चाहिए इधर, इसलिए आई लगा लो। मैंने बोला था ज़रूरत जिसकी होगी उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, तो आई इसलिए लगाएंगे। क्लियर हो गया। तो हमें वी के साथ क्या चाहिए, सी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्लस का सी आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। तो रियल और इमेजरी पार्ट अगर ब्रेक अलग अलग करेंगे, तो u इक्वल टू मेरा आता है वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। देख सकते हैं कि आपका u पूरा वही आया था, यानी मेरा सोल्यूशन राइट है, कोई दिक्कत नहीं, हम सही जा रहे थे। अब यहाँ से v देख लेते हैं, v इक्वल टू हमारा क्या आता है, v इक्वल टू मेरा आता है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर और प्लस c, ये मेरा v हो जाता है जो मुझे निकालना था। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं इससे चलता हूँ ना, तो मेरा दोनों काम आसान हो जाते हैं, और मुझे पता भी चल जाता है कि मैंने जो निकाला वो सही है गलत, क्यों, क्योंकि रियल पार्ट भी आपको सेम वही प्राप्त हो जाता है, v भी यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाता है। तो एकदम श्योर आप बोल सकते हैं नहीं मैंने जो निकाला है अब 101% सही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, तो आई स्वेयर की मतलब मिस्टेक तो हो ही नहीं सकती यार, मिस्टेक तुम्हें पहले क्लियर हो जाता है कि नहीं मिस्टेक हो रही है ना। तो देखो मैं जैसे क्लियर हुए से आपको भी क्लियर हो सकती है ना। अच्छा, तो सेकंड भी आपका लग गया, सो ये थर्ड है लग गया। अब फोर्थ नंबर में चलते हैं। कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ तुम्हारे, और कुछ नहीं, मेरा काम है कन्फ्यूजन दूर करना, अपने एज एग्जांपल के थ्रू सारी कन्फ्यूजन तुम्हारी दूर करना, सारे कुछ कंसेप्ट भी बिल्ड करना साथ ही साथ ना, तो कंसेप्ट भी बिल्ड हो रहे होंगे। तो इसको देख लेते हैं, u इक्वल टू दिया गया है, आंसर सोल्यूशन नंबर 4 का देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है, u इक्वल टू मेरा कितना है भाई, e की पावर माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है मेरा, ठीक है, कॉस वाई है, और प्लस 2xy है, साइन वाई है, ये मेरा है। करना क्या है, करना सेम वही मेथड है। फिर आप क्या करेंगे, डेल यू अपन डेल एक्स कर देंगे तुरंत, ठीक है। चलो मैं डायरेक्टली करता भी जा रहा हूँ, साथ साथ चेंज भी करता जा रहा हूँ। एट जेड कामा 0, ठीक है, अप्लाई करें, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा तुरंत भाई, फर्स्ट सेकेंड एक्स कर रहे हैं ना, फर्स्ट सेकेंड एज्यूम कर लें। तो जब इसका करेंगे, इधर है, उधर y इक्वल टू 0 भी रख रहे हैं, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है।
0 1 होता है, यानी जेड स्क्वायर, यानी कि बचेगा e की पावर माइनस जेड एंड जेड स्क्वायर। पकड़ में आ रही ना बात भाई? देखो जब इसका आप करेंगे डिफरेंशिएट तो पूरा एज इट इज़ वैसे ही राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ साथ आप y को 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 हो गया। और ये इसमें 0 रखेंगे तो 1 हुआ, इधर ये 0 हो गया, तो जेड स्क्वायर बनेगा इधर, e की पावर माइनस जेड जेड स्क्वायर ये बना। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका करूँगा, इसको ऐसे ड्रॉप करूँगा तो ये तो कॉमन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको बाहर कर लो। अब यहाँ पे करूँगा किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, एक्स रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2x, इस तक काम खत्म, इसको वैसे रहेगा, तो इधर 2x आएगा, मतलब 2z तो पक्का कंफर्म हो गया, तो प्लस का 2z हो गया कंफर्म। अब यहाँ से देखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा, एक्स रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो y को 0 ही रखोगे लास्ट में, तो 0 ही हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं किधर हमारा क्या बच रहा है। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन बनेगा f(1z). ठीक है, यहाँ पे एक छोटी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि मैं जब करूँगा इसका तो माइनस इधर आएगा, क्या आएगा माइनस, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई, e की पावर माइनस जेड 2z माइनस जेड स्क्वायर, राइट। चलो सिमिलर इसकी तरह 5 to z का 0 निकालो स्पीड से भैया जी, तो डेल u अपान डेल y z का 0 पुट कर दो भाई, पुट कर दो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपके सामने देखो क्या हो जाएगी वैल्यू, तो यहाँ से करते भी जाना, रख देना। ठीक है, तो जो वैल्यू आ गई 0, कैसे 0 आई मैं आपको बताता हूँ, वैल्यू कैसे 0 आ गई भाई। आप कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो इससे कोई मतलब है नहीं, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड इसमें लगेगा। ठीक है, जब आप इसका करेंगे तो साइन y हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आप y की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो साइन 0 मतलब 0 हो गया। और जब आप इसका वाला करेंगे ना, तो y भी इधर भी रह जाएगा, क्योंकि x तो 0 हो जाएगा, तो इधर y रह जाएगा। ठीक है, खाली x 0 तो y रह जाएगा, तो y रह जाएगा मतलब y 0, तो p मल्टीप्लायर में क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो 0 ही जाना वाला है ना। फिर अगर मैं इधर देखने वाला हूँ, तो इधर मैं देखता हूँ, तो जब इसका करेंगे तो साइन में 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, जब इसका करेंगे तो y में 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के 0 ही जाने वाला है। ठीक है, अब मैं अपने फंक्शन में fz में जाता हूँ, तो fz इक्वल टू मेरा हो जाता है इंटीग्रेशन 5(1z) का 0 और 5(2) से कोई मतलब है नहीं भाई, क्योंकि वो तो 0 हो गया है, तो इसमें खाली वैल्यू रख दो, है ना, लिख लेना फॉर्मूला, नहीं तो बोलोगे सर ने फार्मूला गलत लिखा, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होने वाला है, तो 5(1z) का 0 वैल्यू हमारे पास क्या है, e की पावर माइनस जेड हो गया, 2z माइनस जेड स्क्वायर हो गया dz, और यहाँ से इसकी वैल्यू 0 हो गई। चलो इसको बढ़ाते हैं थोड़ा रूल, तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो फर्स्ट एंड सेकंड लगा लो भैया, फर्स्ट एंड सेकंड इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, e की पावर माइनस जेड मैं डायरेक्टली करूँगा। ठीक है, तो आप करते रहना अपने अकॉर्डिंग। तो भैया जी माइनस, यानी कि फर्स्ट का सेकंड कर रहे हैं, माइनस e की पावर माइनस जेड, चलो e की पावर माइनस जेड कॉमन भी ले रहे हैं साथ साथ, e की पावर माइनस जेड ले लिया कॉमन, और डायरेक्टली इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। 2z माइनस यानी जेड स्क्वायर माइनस 2z हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस में प्लस, फिर माइनस माइनस 2 और उसके बाद 1 माइनस है ना, तो माइनस में प्लस हो जाएगा ये, तो माइनस ये हो जाएगा, तो कुल मिला के ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस में प्लस, यहाँ पे हो जाएगा z 2z। ठीक है, ये हो गया, और क्या आएगा उधर आएगा शायद प्लस का 2, यस प्लस का 2, राइट, ये मेरा बनेगा। और प्लस चल रहा है c, तो प्लस c भी साथ में लिख लो भाई, प्लस c भी साथ में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो शायद ये बनेगा। क्लियर है, आप देख लेना एक बार करके। तो ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बनेगा क्या, इधर से मेरा बन जाएगा जेड स्क्वायर e की पावर माइनस जेड प्लस सी। आप इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे ना, तो वही आएगा। ठीक है, तो मतलब फिर सही जा रहे हैं हम, अगर ना आए तो समझ जाना कि गलत जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको रफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ रहा हूँ, आप लोग आंसर मैच करते जाना, अपना लगाते जाना। चलो 5th नंबर, रूल यही है, आप करते रहना। ठीक है, u बराबर मेरा इतना है, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एंड u प्लस आई वी यानी कि एटा v। चलो भैया इसका भी देख लेते हैं, एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है। फिर वही काम 5(1z) का 0 कितना होगा वो डायरेक्टली बताओ, मतलब एक्स रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो e की पावर x का तो ये पूरा फंक्शन लिखना पड़ेगा, 0 रखेंगे तो यानी 1 इधर हो जाएगा, तो यानी z इधर का बचेगा। ठीक है, इधर तो ये फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि x रिस्पेक्ट में कर रहे हो, भले इसका कर रहे हो, लेकिन जब 0 रखोगे ना z का 0, तो ये y की वैल्यू होती है और ये x की वैल्यू होती है, तो उसको भी रिप्लेस करते हो, मतलब डिफ्रेंशिएट करो साथ साथ, और साथ साथ वैल्यू भी पुट करोगे ना, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, खाली सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर यानी कि यहाँ से मिला e की पावर z, और यहाँ बचा खाली z, यहाँ बचा खाली z। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट को भाई मैंने इसका किया, इसको छोड़ा था इस बार, अब मैंने इसका किया, इसको छोड़ा, तो ये तो कॉमन ही रहेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इससे। अब मैं इसका कर रहा हूँ,
तो एक्स रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो बचेगा खाली कॉस वाई, इसका तो 0 हो जाएगा। कॉस वाई का मतलब हुआ कॉस 0 मतलब 1 होता है, तो मतलब बचेगा ओनली 1 ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, फाई टू निकाल लेंगे इसी वक्त, फाई टू जेड का 0, उसका देख लेते हैं एक बार क्या इशू आता है इसमें, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट में करें तो इससे कोई मतलब है नहीं, तो y के रिस्पेक्ट में करें यहाँ साइन y हो जाएगा, तो ये तो हो गया 0, क्योंकि साइन y का मतलब हुआ साइन 0 मतलब साइन 0 मतलब 0। यहाँ पे जब करेंगे तो साइन का मतलब कॉस हो जाएगा, जब देखो ये 2 बनेंगे, लेकिन साइन का करेंगे तो कॉस होगा तो y रहेगा, तो y 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, y करेंगे तो साइन ही रहेगा तो 0, तो कुल मिला के फंक्शन कुल मिला के 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 हो गया, ठीक है। हमेशा 0 नहीं होता कि आप रूल बना लें कि इसके पहले वाले में 0 इसमें भी 0 तो सभी में 0, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो भाई, तो इसमें हम लोग फंक्शन लगाते हैं अपना एफ जेड इक्वल टू, ये मेरा बन जाता है इंटीग्रेशन फाई 1 जेड का 0, बिकॉज मुझे अब जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन लगाने, 2-4 और लगा दूंगा। अब इसमें रियल पार्ट दिए गए हैं, अब किसमें रियल पार्ट इमेजरी पार्ट दोनों दिए जाएंगे, मतलब रियल वाले कुछ अलग कर लेंगे, इमेजरी वाले कुछ अलग करके और उसके कंसेप्ट आपको बिल्ड कराएंगे, ठीक है। तो ये है डी जेड, अब आगे और रख नहीं रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक ना। तो फाई 1 जेड की वैल्यू रख दूंगा डायरेक्टली इसमें, तो हो जाएगा e की पावर जेड प्लस 1। तो यहाँ से आपकी कहानी क्या बन जाएगी, फर्स्ट है एंड सेकेंड, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं करूँ तो कोई दिक्कत है, जेड प्लस 1 एंड -1, 1 से 1 ख़त्म और प्लस सी चल रहा है तुम्हारा, तो जेड e की पावर जेड प्लस सी, चलो कर लेना, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आई थिंक इसके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओए थट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, अब इनको रफ करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलूँगा और उनको इसी तरह थोड़ा स्पीड से करेंगे, कि बिकॉज अब मेंटली करेंगे, अब मैं थोड़ा लिखूंगा कम, है ना। तो मिलते हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। इसी से आपको पूरा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, इसमें मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं करूँगा लेकिन करना आपको है, ठीक है। कहने मतलब मैं थोड़ा डायरेक्टली करूँगा यहाँ पर, और आप करते रहना और फिर देखना कि सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ना, आप बताते रहना मुझे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, साथ में करते हैं, ठीक है। आप भी करो मैं भी करता हूँ, बिकॉज आपने सीख तो लिया ही है, कंसेप्ट तो समझ ही आ गया होगा कि क्या करने वाले हैं हम। तो अब आप साथ भी करते हैं, साथ साथ करते हैं, ठीक है। तो आप भी करें मैं भी करता हूँ। तो ये मेरे रियल पार्ट है, मतलब u इक्वल टू दिया गया है e की पावर x और साइन y, और हमें फाइंड क्या करना है v, और मेथड क्या रहेगा हमारा, यही रहेगा जो अभी हम लगा रहे थे इतनी देर से, ठीक है। तो वही चीज़ है f1 जेड का 0, यहाँ पे क्या होगा e की पावर x, वही चीज़ है फर्स्ट सेकेंड जो भी आप लगाते थे लगा लें। एक्स रिप्रेजेंट में कर रहे हैं तो यही आएगा, और y की वैल्यू रख रहे हैं 0, तो कहने मतलब ये है कि कुल मिला के हो जाएगा 0। रीजन बता दूं क्या, e की पावर x का डिफ्रेंशिएट करेंगे, e की पावर x आएगा, y इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू जेड रखेंगे, तो e की पावर z इंटू 0 मतलब हुआ 0, ठीक है। इधर देखें इसी क्वेश्चन में क्या हो गया, आप क्या कर रहे हैं कि y डिस्प्लेट में करें तो cos y होगा, तो e की पावर x cos y हुआ, जहाँ पे x वहाँ z रखेंगे, जहाँ y वहाँ 0 रखेंगे, तो आपका हो जाएगा e की पावर z, ठीक है। एफ जेड निकाल रहे हैं आप, तो एफ जेड इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं, तो डायरेक्टली मैं उसी फॉर्मूले से डिपेंड करके मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा और e की पावर जेड और डी जेड और प्लस सी हो गया, और यहाँ से कहानी आपकी हो गई माइनस आई e की पावर जेड और प्लस सी हो गया। आपको पता है कि v निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, कांस्टेंट क्या चाहिए, i में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कहानी क्या हो जाएगी मेरे पास, तो हो जाएगी माइनस आई, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका होने वाला है e की पावर z का e की पावर x प्लस आयोटा y और प्लस सी आई, क्योंकि आपको रियल इमेज पार्ट अलग करना है तो वो भी कर लें साथ साथ, तो हम लेकर चलते हैं आपको साथ में, ठीक है। तो e की पावर x हो गया, और ये हो जाएगा cos y और प्लस आयोटा साइन y हो जाएगा। यहाँ से आप रियल इमेज पार्ट अलग करेंगे तो साइन y और e की पावर x हो जाएगा, माइनस का i e की पावर x cos y हो जाएगा, और साथ में सी आई अपना लेकर चलें सी आई, तो यहाँ से e की पावर x साइन y हो गया, और यहाँ से आपका हो गया i ले लेंगे कॉमन, प्लस का i ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा c माइनस e की पावर x cos y, ठीक है। तो ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर ले, आंसर मैच, ठीक है, यानी सही जा रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, फिर वही चीज़ हम तो बोलेंगे u इक्वल टू मेरे पास दिए गए साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, तो मतलब मुझे क्या करना है, मुझे हो गया फाई 1 जेड कामा 0, फाई 1 जेड कामा 0, तो ये क्या हो जाएगा भाई एक्स रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कॉस एक्स हो गया, तो जहाँ पे एक्स वहाँ जेड रख देंगे तो कॉस जेड हो गया, और ये हो गया cos 0 मतलब वैल्यू 1 होती है, तो आई थिंक यही आएगा, ठीक है।
फाई टू जेड कामा जीरो निकालते जाओ, बताते जाओ, आ रहा ही नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो बताना। तो यहाँ पे आया है, इसका करेंगे तो ये तो ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि आप वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे इसमें, तो कॉस हाइपरबोलिक वाई का क्या हो जाएगा भैया, तो साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो रख रहे हैं तो साइन मतलब जीरो होता है, तो जीरो का नहीं मतलब ये जीरो आएगा, ठीक है। एफ जेड कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन कॉस जेड डी जेड, आई थिंक अब मैं क्लियर थोड़ा कर दूँ कि थोड़ा डायरेक्टली चलूँगा तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है, ये हो गया। इसमें अगर करेंगे हम तो कॉस जेड का क्या होगा, इंटीग्रेशन तो हो जाएगा मेरा साइन जेड और प्लस सी आई हो जाएगा, और यहाँ से अगर करूँगा तो साइन एक्स प्लस आयोटा आई वाई हो जाएगा और प्लस सी आई हो जाएगा। आई थिंक अगर मैं रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लूँ यहाँ से तो आप ब्रेक कर लेना, साइन ए प्लस बी का फार्मूला ब्रेक कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ तो आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो v इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, c प्लस मिल जाएगा आपको cos x साइन हाइपरबोलिक y, cos x साइन हाइपरबोलिक y, ये आपका v हो जाएगा इसका, ठीक है, सेकंड का। इस तरह थर्ड, थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं बिकॉज कंसेप्ट बिल्ड हो चुके हैं तो मैं स्पीड से पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो स्पीड ही चलेंगे, जितना हम कैलकुलेशन आपको बताएंगे वेरी मतलब कि बहुत स्पीड से बहुत ट्रिकी तो बता देंगे, फिर लास्ट में ट्रिकी देखो ध्यान से कितनी स्पीड से मैं कर रहा हूँ, है ना। तो आप इस तरह अगर 2-4 मेरे साथ करेंगे ना तो आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि मैं कैलकुलेशन थोड़ा स्पीडी से करता हूँ, थ्योरी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर कैलकुलेशन में जब भी आपको पढ़ाऊंगा कैलकुलेशन वो स्पीडी से बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस इतनी कर लो कि भाई स्पीड बन जाए तो मेंटेन आपकी भी स्पीड हो जाएगी, मेरे साथ साथ आपकी भी स्पीड अच्छी हो जाएगी, है ना। तो चलते हैं स्पीड में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे ये मेरा क्या रियल पार्ट है, मेरा रियल पार्ट, इसको क्या करना है भाई, फाइव वन जेड का जीरो निकालते हैं, देख लेना कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है क्योंकि हम आंसर इसी के अकॉर्डिंग मैच भी करते जा रहे हैं अपना, ठीक है। क्यों रियल पार्ट अगर सेम आ रहा है इसका जो हमारा था तो पक्का इमेजिनरी पार्ट तो यही होगा, ठीक है ना। तो ये अगर हम करते हैं तो 2x ये जीरो तो मतलब पक्का 2z आ गया, और वो तो पक्का जीरो जाएगा यार, उसको सेव है ऐसे फंक्शन में तो पक्का वो जीरो ही जाएगा, क्यों, क्योंकि तो जीरो हो गया तो y बचेगा तो जीरो ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है ना। तो इधर से मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ जेड क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दिया जाए, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो जेड स्क्वायर प्लस सी आई, ठीक है। एफ जेड मेरा ये हो गया तो एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस सी आई, और यहाँ से आपको जो बनने वाला है वो क्या है, वो है 2i(xy) होता है। तो 2i(xy) मतलब आई ले लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आई ले लिया मैंने कॉमन तो 2xy और प्लस सी, और ये आपका v, ये आपका u, ये आपका v, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक आपको एक क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये तीनों मैंने आपको क्वेश्चन बताए जिनमें से मैंने आपको रियल इमेजिनरी पार्ट अलग करके बताया और कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी बना के दिखाया आराम से, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें भी वही चीज़ है, हमारा इमेजिनरी पार्ट दिया गया, रियल पार्ट को लेकर चलना है, तो रियल पार्ट निकालना है और काम यही है, बस उल्टा थोड़ा करना है, ठीक है। तो रफ कर लेते हैं पहले, तो फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपका दे रहा है कि v इक्वल टू दे रहा है कि cos x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y, ये दे रहा है, ठीक है। x नेक्स्ट वो बाद में कर लेंगे ना, पहले इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट बाद में करते हैं, ठीक है, पहले इसको करते हैं। इसमें निकालना क्या है, u निकालना, आपको फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, काम वही है। पहले साइन 1 x कमा तो जेड कमा जीरो निकाल लेते हैं। इसमें y के रिस्पेक्ट में पहले करते हैं और x के रिस्पेक्ट में बाद में करते हैं, थोड़ा उल्टा होता है, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में पहले करना है और x के रिस्पेक्ट में बाद में करना है। तो क्या होने वाला है वो बताते हैं आपको। तो y के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे तो ये हो जाएगा साइन y, और y साइन बन गया ना, ये जीरो हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा जीरो, साइन मिल गया यार, कॉस जेड साइन, ठीक है। तो साइन जीरो मतलब क्या होता है, जीरो, क्योंकि आपको वैल्यू तो वही रखना है, एक्स इक्वल टू जेड ही रखना है, वाई इक्वल टू जीरो ही रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें। आई थिंक ये तो क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट साइन 2, यहाँ पे जेड का मैं जीरो निकाल लेते हैं यार, फिर इसमें हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा साइन जेड, और ये तो हो जाएगा 1, तो आ जाएगा साइन जेड, ठीक है। समझना, कोई दिक्कत है बताना। तो यहाँ से हो जाएगा एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस, सॉरी फार्मूला लिख लें पहले ना, तो साइन 1 जेड का जीरो डी जेड प्लस आई साइन 2 जेड का जीरो और प्लस सी, है ना। इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू लिखेंगे आई साइन जेड, सॉरी डी जेड नहीं लिखा मैंने, डी जेड और प्लस सी। इस बार सी में आई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब रियल पार्ट निकालना, रियल पार्ट को आई की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, इसलिए। अब ठीक है, इसका देखते हैं साइन जेड।
साइन जेड का क्या होगा भैया, माइनस का कॉस जेड प्लस सी माइनस आई, कॉस जेड का क्या होगा, कॉस एक्स प्लस आई वाई प्लस सी, ठीक है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस आई, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए, ठीक है, कॉस ए प्लस कॉस बी और माइनस साइन ए टू साइन बी, ठीक है, और प्लस सी। डायरेक्टली मैं ट्रिग्नोमेट्री भी लगाता जा रहा हूँ, जहाँ पे साइन आई वाई आएगा वहाँ पे बोलते हैं आई साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है, तो डायरेक्टली मैं उसको यूज़ भी कर रहा हूँ, ठीक ना। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ज़रा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई और प्लस का सी चला तो सी माइनस लिखो, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस 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 प्लस और माइनस माइनस का साइन, ठीक है, एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, सॉरी माइनस कॉस आई, यहाँ पे कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। देखो हमारा सेम नहीं आया, प्लस मैंने डाल दिया, देखो मेरा ये सेम नहीं आया, देखो ये माइनस में आया, मेरा इधर प्लस में है, तो मतलब मैंने कहीं मिस्टेक किया। मैं स्टेक पकड़ते हैं ज़रा, देखते हैं कहाँ मिस्टेक की। यहाँ पे ये तो सही था, यहाँ पे देखो कॉस इसका करेंगे माइनस साइन एक्स होगा, मैंने ये मिस्टेक की, माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस। अब देखो हमने क्या आपको बताया था, अगर आप कहीं भी मिस्टेक करते हैं ना तो यहाँ पे आपको जाके पता चल जाता है कि आप मिस्टेक कहाँ की है, ठीक है। तो देखो मुझे पता चल गया मैंने कहाँ मिस्टेक किया और मैंने देखो सुधारा भी। मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसे ही कर देता हूँ, लेकिन तुम कहने का मतलब ये है कि तुम ऐसे अगर मिस्टेक कर दोगे तो तुम ऐसे ही सुधारोगे। क्लियर हुआ, जैसे मैंने सुधारा। तो आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया ना। तो कैसे हमें पकड़ना है, तो यहाँ पे देखो ये v मेरा हो गया और यहाँ पे देखो ये मेरा u हो गया, तो u मेरा ये होगा, v मेरा ये होगा। आई थिंक क्लियर हो गया। u आप मैच कर लो, अपना मैच हो रहा है तो मतलब v भी मेरा u भी मेरा मैच होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, ठीक है, ये तो हमने कर डाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, v इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, साइन 1 जेड कमा 0 इक्वल टू, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अप्लाई करना है और साथ साथ वाई इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू जेड रखना है, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ूंगा, इसका करूँगा तो -1 आएगा, यानी माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका करूँगा, मतलब इसको छोड़ूंगा, इसका करूँगा तो यहाँ से बनेगा 2y, क्योंकि वाई रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो 2y बनेगा, और y आएगा मतलब इनटू में y है कि नहीं है, तो मतलब 0 हो गया, कोई मतलब नहीं। जेड का इसका होल स्क्वायर करेंगे तो मतलब जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर जेड के बाद 4 हो जाएगा। यहाँ से सिम्प्लीफाई करूँगा, ये -1 अपॉन जेड स्क्वायर आएगा, -1 अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। इस बार भी करूँ, इधर क्या आएगा, सिमिलर कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो कितना हो जाएगा, -1 अपॉन जेड स्क्वायर। समझ में आएगा कैसे मैंने किया, ठीक है। फिर कर लें क्या, देखें सही गलत, मतलब उसी के अकॉर्डिंग मैंने किया है इसको सोच के, ठीक है। क्योंकि इधर 2x बचेगा जब मैं इस वाले टर्म में करूँगा, तो 2x और इसका x को मिला के y से मतलब है नहीं रखो, तो x खाली मतलब रखो, 2x और x मतलब 2z स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, सही है, कर लेना, ठीक है। आप लोग देख लेना एक बार और। तो मेरे पास fz क्या बनेगा भाई, समझना, मैं समझ रहा, मतलब तुम्हें कुछ ऐसे भुनभुना के जो बता रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है, तुम इतना करते जाओ, साथ साथ में देखते जाओ, ठीक है। हाँ सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, क्योंकि हम ये आपको डेरिवेटिव करना नहीं सिखा रहे हैं यार, ठीक है। हमारा कंसेप्ट जो है वो हम आपको बता रहे हैं, हम डेरिवेटिव करना सिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको एक क्लियर हो रहा होगा कि क्या हम करना चाहते हैं और क्या नहीं। हम क्या आपको बताना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी स्पीड मेंटेन करके ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग CSI नेट की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग डायरेक्टली इतना कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा डायरेक्टली ना करें, आप बढ़िया विधि से ढंग से लगाएं, ठीक है। FZ तो साइन ये मेरा हो जाएगा माइनस, यहाँ पे वाई रिस्पेक्ट में किया था कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे एक्स रिस्पेक्ट में किया था कोई भी कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना साइन 1 यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में होता है और साइन 2 जो मेरा है वो जेड के, सॉरी वाई के रिस्पेक्ट, ये y और ये x रिस्पेक्ट में होता है, ये बात याद रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। z कमा 0 dz और प्लस आयोटा साइन 2 z कमा 0 और प्लस c यहाँ पे लेकर चलेंगे हम लोग, क्योंकि हम रियल पार्ट निकालना चाहते हैं, रियल पार्ट में i नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू रख लेते हैं ज़रा, तो -1 अपॉन जेड स्क्वायर, -1 अपॉन जेड स्क्वायर dz हो गया और प्लस आयोटा है, तो प्लस माइनस आयोटा और यहाँ पे आ गया 1 अपॉन जेड स्क्वायर dz और प्लस मेरा सी, दोनों में कॉमन ले लिया हमने, तो माइनस ले लिया कॉमन
और 1/z इसको तो 1 माइनस 1 प्लस आई हो गया, और ये हो गया मेरा 1/z² dz और प्लस का c। हाँ ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत तो बताना। तो ये मेरा माइनस का 1 प्लस आई हो गया, और यहाँ से करेंगे तो z² ऊपर यानी कि कुल मिला के -1/z, तो माइनस में प्लस हो गया 1/z हो गया, ठीक है, और प्लस हो गया c, इतना आया। तो रफ कर लेना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, चलो इसको इधर हम कर लेते हैं, ठीक है। fz इक्वल टू 1 प्लस आई, और इधर हो गया 1/x प्लस आई वाई और प्लस c, यानी कि x²। अगर इसको समझना चाहते हो तो ये डायरेक्टली लिख सकते हो x माइनस आई वाई अपॉन x² प्लस y²। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x, ठीक है, और प्लस y एक मिला, और i ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो समझना, मतलब मैं पहले रियल पार्ट को अलग कर रहा हूँ, अभी इमेजिनरी पार्ट अलग। तो इसमें कराया तो i, इसमें इसका कराया तो i, इसका कराया तो i, तो कुल मिला के i मैंने लिया कॉमन, तो यहाँ पे बना x माइनस वाई, ठीक है। और हर को भी अलग अलग करते जाओ तो x² प्लस y² हुआ, x² प्लस y² हुआ। रियल को रियल के साथ रख दो, तो c मेरा रियल है तो इसके साथ लिख दो, तो ये हुआ रियल u और ये हुआ इमेजिनरी v। मैच करो ज़रा, हाँ मैच हो रहा है, तो ये भी हो चुका, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, तो इसको रफ ही करना पड़ेगा यार क्योंकि जगह भर गया। अब हमारा है थर्ड वाला ऑप्शन, वो बोल रहा है tan इनवर्स y/x, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ये मेरा क्या है v है भैया, तो रियल पार्ट निकालना है आपको, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, तो ये करने वाले हैं कि sin 1 पहले निकाल लो, z का मान 0। इसका मतलब समझते ही हो कि y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जहाँ y वहाँ 0 रखेंगे, जहाँ x वहाँ z रखेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में करोगे आप जब, तो x², चलो पहले कर देता हूँ यार, नहीं थोड़ा लेंथी है, समझ नहीं पाओगे ऐसे। del v अपॉन del y, x² अपॉन x² प्लस y², क्योंकि फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, डिफ्रेंशिएट में होता है 1/1 प्लस x²। तो उसी को अप्लाई करके डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ये हो गया मेरा। एंड y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1/x बचेगा, तो ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कुल मिला के बचेगा x/x² प्लस y²। आई थिंक स्पीड थोड़ा मेंटेन हो रही होगी, है ना, ये हो गया। अब इसी में हम लोग रखेंगे, वैल्यू रख देंगे, तो sin 1 z का 0 आ जाएगा, तो वो क्या इतना आ जाएगा, वो हम रख दें, तो जहाँ x वहाँ z रख दें और जहाँ y वहाँ 0 रखें, तो ये हो जाएगा, कुल मिला के 1/z मिल जाएगा। चलो बहुत स्पीड चल रहा है ना। चलो यहाँ पे del v अपॉन del x, ये मेरा कितना हो जाएगा, del v अपॉन del x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भैया ये मेरा x² अपॉन x² प्लस y² हो जाएगा, है ना। और यहाँ हो जाएगा y अपॉन x² वही माइनस का y अपॉन x² खत्म हो जाएगा, तो माइनस का y अपॉन x² प्लस y² आएगा। इधर कर लो ज़रा, तो इधर अगर हम रखेंगे sin 2z का 0 रखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर 0 है ना, कहानी ख़त्म। तो कुल मिला के मेरी वैल्यू क्या आई है, तो मेरी वैल्यू आई है sin 1 कितनी आई, तो मतलब मेरे पास fz बना, क्या बना fz, तो fz बना है 1/z dz और प्लस c, और कुल मिला के log z, ठीक है, प्लस c, और कुल मिला के इसका कर लें। तो log z को हम क्या लिख सकते हैं, log x प्लस आयोटा y हो जाएगा, और प्लस c, और इसको लिख सकते हैं 1/2 log x² प्लस y² प्लस i tan इनवर्स y अपॉन x और प्लस c। रियल पार्ट के साथ रख देंगे, तो प्लस का c इधर रखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रियल पार्ट यानी u, और ये पार्ट हो जाएगा मेरा इमेजरी यानी v, ठीक है। तो बहुत हो गया यार, आज का लेक्चर बहुत लेंथी और जा रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, फिर आगे जो बचा है वो कल डिस्कस करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। और हमारे एक प्रीव्यूअर ने अभी मुझे अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेजा था एक, कि सर इसी चैप्टर का है, और उन्होंने इसके डेरिवेशन, कुछ डेरिवेशन फार्मूले उनके डेराइव करने हैं, तो फार्मूले डेराइव करने हैं, और उनमें उनके ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। तो मैं उनसे भी बोलना चाहता हूँ कि आपका बस आने वाला है वीडियो, उसका भी आने वाली है, क्योंकि वो हम सीरियल वाइज ही बताएंगे, बिकॉज वो बीचों बीच का था, है ना मैटर। अब वो सीरियल में आ रहा है मेरे, तो मैं उसको बता दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको वो भी मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और
आई थिंक जो आपने क्वेश्चन लिस्ट भेजी थी उस क्वेश्चन लिस्ट में आधे क्वेश्चन तो आपके हो चुके होंगे, कुछ ही क्वेश्चन बचे क्योंकि वो उसमें ये सारे क्वेश्चन थे तो मैंने वो भी डिस्कस कर दिए हैं। सेम वही नहीं तो मैंने, क्योंकि क्वेश्चन मुझे याद नहीं कि कौन कौन से आपने भेजे थे, हाँ मैंने लिखा भी नहीं था, तो आप देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिले, कौन कौन से नहीं मिले। आई थिंक मेथड क्लियर हो गया तो आप कर भी सकते हैं, तुम्हारे अगर क्वेश्चन मैंने नहीं बताए तो तुम भी कर सकते हो, मेथड क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब आप अपने कंसेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन को ट्राई करें और लगाएं, जो भी डाउट आते हैं मेरे ग्रुप में भेजें, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएँ, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक करना, क्योंकि ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियो मैं डालता ही रहूँगा। और आने वाले टाइम पे तो मेरे अभी कमेंट आया था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल बताइए, तो बहुत बढ़िया टॉपिक है। मैंने आपको, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि कैलकुलेशन में मैं स्पीड आपको मेंटेन कराऊंगा, ठीक है। तो वो एक कैलकुलेशन पीरियड है और मेरा कैलकुलेशन पीरियड में हाथ बहुत अच्छा था, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब स्पीड बहुत अच्छी थी मेरी, और इसमें अच्छे मार्क्स भी मेरे आते थे। आई थिंक कि 60 में शायद 55 56 ऐसे मार्क्स मेरे थे, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरे ऐसे ही मार्क्स रहते हैं, तो मैं उसको क्लियर कराऊंगा। बहुत अच्छा मेरी स्पीड थी, तो मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करूंगा, और क्या मेरा मेंटेन था स्पीड, वो कैसे थी, मैं बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे मैं हैंडल करता था, तो मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगा बहुत ईजी तरीके से। तो अगर आप चैनल में नए हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।